Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आपको याद होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्थियां संगम में प्रवाहित करने के बाद आसमान से भारत के खेतों में बिखराई गई थी। अपनी वसीयत में नेहरू जी ने यही इच्छा जताई थी। वो देश के महान नेता थे और अपने शरीर के कतरे कतरे को मेहनतकश किसानों के खेत में खपा देने के ख्वाहिशमंद थे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भी मौजूदा दौर के सबसे बड़े नेता हुए हैं। उनकी ख्वाहिश देश की नदियों को जोड़ने की थी। उनकी ये ख्वाहिश अब तक तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन उनके कण कण को देश के कण कण में रमाने की योजना पर अमल हो गया है। रविवार को हरिद्वार में अटल जी की अस्थियां विसर्जित की गई, उनके परिवार के द्वारा, बीजेपी के नेताओं के द्वारा। बाकी बची अस्थियां कलश के जरिए देश की 100 से ज्यादा नदियों में प्रवाहित की जानी है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तमाम सूबों के अध्यक्षों को इसी मकसद से अस्थि कलश सौंपे, यानी अटल जी का कण कण नदियों के जरिए पूरे देश के खेत खलिहानों तक पहुंचेगा। इस पूरे आयोजन के दौरान देश के हर राज्य की राजधानियों में श्रद्धांजलि सभाएं होंगी। हर जिले में अटल जी को याद किया जाएगा और जिस देश में हर वक्त कहीं ना कहीं चुनावी माहौल रहता हो, वहां ऐसे आयोजन को सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर इस दौर के सबसे बड़े नेता की याद में सड़क, पार्क, स्मारक, पुस्तकालय के नामकरण से लेकर अस्थि कलश यात्रा निकाली जा रही है, तो क्या ये गलत हो रहा है? बीजेपी की नीयत और कांग्रेस सहित विपक्ष के आरोप से कई सवाल आज खड़े हुए हैं, जो आज हम तो पूछेंगे कि क्या अस्थि कलश यात्रा से बीजेपी को संभावित फायदे ने कांग्रेस को डरा दिया है? हम ये भी पूछेंगे कि क्या बीजेपी का मकसद अस्थि कलश यात्रा से सियासी फायदा उठाना है? और हम ये भी पूछेंगे कि क्या अटल जी की अस्थि कलश यात्रा पर सियासी घमासान, ओछी राजनीति है? क्या अटल की अस्थियों से डर गई है कांग्रेस? इसी मुद्दे पर बड़े पैनल से बड़ी चर्चा, लेकिन एक नजर उसके पहले दिन भर के घटनाक्रम पर। अटल बिहारी जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा, अटल जी का नाम रहेगा, अमर रहे, अमर रहे। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के जयकारे और कलश के साथ निकला ये हुजूम अस्थि कलश यात्रा का हिस्सा है। जयपुर में जो नजारा है वही देश के बाकी राज्यों की राजधानियों का भी है। आज ही सभी राज्यों के बीजेपी अध्यक्षों को दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थि कलश सौंपे गए और यहां से शुरू हो गया एक सिलसिला। मौजूदा दौर के सबसे बड़े नायक की अस्थि कलश यात्रा को लेकर भले ही बीजेपी और अटल जी के समर्थकों में उत्साह हो, लेकिन कांग्रेस इसे सियासत से जोड़ रही है। आज अडवाणी जी से पूछिए कि उनका कितना तिरस्कार इस पार्टी ने किया है, और वही तिरस्कार अटल जी का भी इन्होंने किया था। कभी पूछ परख नहीं की थी और केवल आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये अटल जी की अस्थियां लेके पूरे देश में घूम रहे। इसलिए हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, अटल की अस्थियों से डर गई कांग्रेस। पहले भगवान श्री राम और अब अटल जी, कहीं न कहीं ये साबित करता है कि बीजेपी को ये एहसास हो गया है कि अब उसे मोदी के नेतृत्व में वोट नहीं मिलने वाला, और उस हताशा में ये अब अटल जी के नाम पर अस्थि कलश यात्रा, तो सद्भावना सभा, श्रद्धांजलि सभा, इस तरह की जो इनकी प्लान्ड वे में कार्यक्रम सब सामने आ रहे हैं, उससे साफ लगता है कि वर्तमान बीजेपी अटल जी के नाम पर अब राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। राजनीतिक रोटी तो ये लोग क्या करते हैं? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नेहरू को लेके राजनीतिक खीर पूरी खाते हैं क्या? उनका बकवास बात है ये सब। ये लोग सत्ता के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।
उनकी जो भावना हो वो रखें। देश की लोगों की इच्छा है तो हम लोग इसको वहां तक पहुंचाएं। अटल जी की अस्थियों का विसर्जन देश की 100 से ज्यादा नदियों में पूरे विधि विधान के साथ होगा। इसी मकसद से हर राज्य में अस्थि कलश यात्रा निकल चुकी है। अपने अपने राज्य में उसको विसर्जन करवाएंगे। अपने जैसे ब्रह्मपुत्र है, सियांग है, जो जितना भी जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उसमें अस्थि का विसर्जन होना चाहिए। जहां जहां अस्थि कलश यात्रा होगी वहां श्रद्धांजलि सभा भी होगी। इसलिए कांग्रेस की ही तरह विपक्ष को भी बीजेपी की नीयत में खोट नजर आ रहा है। बीजेपी जिसका राजनीतिकरण कर रही है ये ठीक बात नहीं है। कलश में अस्थि है नहीं और कलश लेकर लोग दौड़ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। अटल जी के नाम से सड़क का नामकरण हो रहा है, तो शहर बन रहा है, तो पुल बन रहा है। तो ये 10 साल तक ये लोग कहाँ थे? अटल जी साधारण नेता नहीं थे। वो बीजेपी के संस्थापक सदस्य तो थे ही, लेकिन जननेता भी थे। हर दल में उनके मुरीद थे। जनता के दिलो दिमाग पर छा जाने वाली शख्सियत थे। इसलिए मौजूदा दौर के सबसे बड़े नेता का परचम लहराने में बीजेपी पीछे नहीं रहना चाहती। छत्तीसगढ़ सरकार नया रायपुर का नाम अटल नगर, रायपुर में अटल जी की मूर्ति स्थापित करने और सेंट्रल पार्क का नाम भी अटल जी के नाम पर करने का फैसला कर चुकी है। इसी तरह मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन और स्मार्ट सिटी का नाम अटल के नाम पर करने, भोपाल और ग्वालियर में भव्य स्मारक और स्मृति भवन बनाने, भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क का नाम अटल के नाम पर करने, 7 शहरों में अटल जी के नाम पर विश्व स्तरीय पुस्तकालय बनाने, श्रमोदय विद्यालय और विदिशा मेडिकल कॉलेज का नाम अटल के नाम पर करने का उन्होंने फैसला किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, इसलिए विपक्ष इसे अटल के नाम पर सियासत से जोड़ रहा है। और कांग्रेस की यह मानसिकता, जो कांग्रेस के कुत्सित मानसिकता का यह परिचायक है, मुझे लगता है अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे राजनीति से जोड़ने का सवाल नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सब लोगों की अस्थियां विभिन्न जगहों पर ले जाया गया था, उन्हें याद नहीं है। इसलिए हम तो पूछेंगे कि क्या कांग्रेस का आरोप सही है कि अटल जी की अस्थियों में बीजेपी सियासी फायदा ढूंढ रही है। मैं अपना सवाल एक बार फिर दोहराता हूं क्योंकि इस लाइव डिबेट में लाइव पोलिंग के जरिए आपके जवाबों का हमको इंतजार रहता है कि क्या कांग्रेस का आरोप सही है कि अटल जी की अस्थियों में बीजेपी सियासी फायदा ढूंढ रही है। अगर आपको लगता है हाँ ढूंढ रही है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर नहीं लगता है तो HTP स्पेस देकर N लिखिए। 51818 पर आप SMS करें, #HTP और #अटल की अस्थियां, इसके जरिए आप ट्वीट कर सकते हैं और फेसबुक पर जाकर भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जो खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, बारी बारी से उनका परिचय कराता हूं। सबसे पहले मेरे साथ शिव कुमार डहरिया जी हैं, जो कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, रायपुर से लाइव हैं और अटल जी की अस्थियों को लेकर बीजेपी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो सियासत कर रही है। स्वागत है शिव कुमार जी आपका। दूसरे नंबर पर अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के युवा प्रवक्ता, इस वक्त लखनऊ से मेरे साथ हैं। अतुल कुमार अंजान साहब, जो कि CPI के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका अतुल जी। आचार्य प्रमोद कृष्णम इस डिबेट में मेरे साथ हैं, लखनऊ से राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत है आप सबका। आप सबके साथ इस डिबेट में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी हैं। स्वागत है आपका सुधांशु जी। और शुभ्रास्ता जी हैं भोपाल से, जो कि इंडिया फाउंडेशन के लिए काम करती हैं। आप सबका इस डिबेट में मैं स्वागत करता हूं। मेरा पहला सवाल और सीधा सवाल शिव कुमार डहरिया साहब आपसे है। शिव कुमार जी, क्या आपको इतनी घबराहट है कि अटल जी की अस्थियां लेकर अगर बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके समर्थक देश भर में जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी अगर जिले जिले में जाएंगे तो क्या गलत कर रहे हैं? आपको क्यों ये लग रहा है कि अस्थियां जो हैं वो बीजेपी के जीतने के चांसेस बढ़ा देंगी चुनावों में? देखिए, अटल जी इस देश के लिए बड़ी शख्सियत थे। उन्होंने हमारे प्रदेश को भी बहुत कुछ दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, हमारे मोदी जी और हमारे रमन सिंह जी की,
आप देख लीजिए, देश में मोदी जी का चेहरा धूमिल हो चुका है झूठ और फरेब के माध्यम से। उन्होंने जिस तरह से लोगों को ठगा है, 15 लाख रुपया खाते में डलवाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, और मनरेगा तक का काम उन्होंने बंद करवा दिया। रमन सिंह जी का यहाँ भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के नाम से उनका चेहरा भी दागदार हो चुका है। अरे अस्थि कलश से क्यों डर रहे हैं आप? सवाल मेरा ये है, राजनीतिक बहस करिएगा। अस्थि कलश से क्यों घबरा रही है कांग्रेस पार्टी? हम तो अस्थि कलश से अरे कर रहे हैं आप लोग। आप सुबह भी मेरे साथ थे, आपके भूपेश बघेल साहब ने कहा, मध्य प्रदेश के नेताओं ने कहा बिल्कुल कि बीजेपी सियासत कर रही है अस्थि कलश के नाम पे। नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मोदी के चेहरे को लेकर सियासत कर रही है, क्योंकि मोदी जी का और रमन सिंह जी का चेहरा धूमिल हो चुका है, इसलिए वो मोदी जी के चेहरे को लेकर चुनाव में जाना चाहते हैं। मोदी जी के चेहरे को क्या कह रहे हैं? मोदी जी का चेहरा धूमिल हो गया है, मोदी जी के चेहरे को लेकर जा रही है, क्या कह रहे हैं धैर्य साहब? आप कंफ्यूज कर रहे हैं। वाजपेयी जी का चेहरा बोलना चाह रहे हैं क्या? बिल्कुल। देखिए दिल्ली देखिए, वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे। 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूछा तक नहीं, और आज जब वो चले गए हैं तब उनके नाम का जिस तरह से उपयोग हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी ने उनको भारत रत्न से नवाजा, आपकी सरकार रही, आपने कुछ नहीं किया उनके लिए। आप अगर आप वाकई में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रेमी और भक्त हैं आप लोग, तो ये काम आप भी कर सकते थे भारत रत्न देने का। भारत रत्न 2015 में दिया गया। लेकिन सुधांशु जी इस बात का जवाब दीजिए। देखिए, क्या, एक मिनट धैर्य साहब, आपने जो इल्जाम लगाया उनकी जवाब लेता हूं। 10 साल इन्होंने पूछा नहीं, इनकी भतीजी है सर। 1 मिनट में जी बोलिए धैर्य साहब, 1 मिनट दिया आपको। इनकी भतीजी है करुणा शुक्ला जी। हाँ। वो पहले भारतीय जनता पार्टी में, उनके परिवार तक को इन लोगों ने नहीं पूछा, अटल जी को नहीं पूछा, 10 साल इन लोगों को पूछा नहीं। उनकी भतीजी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। सुधांशु जी, 2 इल्जाम कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो। मैं जवाब ले रहा हूं धैर्य साहब आपका, आप बीजेपी से ही पूछ रहे हैं ना। सुधांशु त्रिवेदी, आप लोगों ने अपने बुजुर्ग नेताओं को भुला के रख दिया था और आज चुनाव के वक्त में उनको याद कर रहे हैं। और दूसरा इल्जाम, वाजपेयी जी के अपने परिवार की करुणा शुक्ला को आपने टिकट तक नहीं दिया, और आज आप वाजपेयी जी के परिवार के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उनके चेहरे के नाम पर। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, ये बात बहुत स्पष्ट है। जहां तक परिवार की बात है, करुणा शुक्ला जी को पार्टी का में सांसद रही हैं, महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही हैं, राष्ट्रीय महासचिव और उपाध्यक्ष भी रही। संभवतः मुझे एग्जैक्टली दिन ध्यान है कि वो इसमें से एक पद पे रही हैं अवश्य, तो महत्वपूर्ण पदों पे रही हैं, उनका एक महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। और रही बात इसके कि परिवार के व्यक्ति को टिकट देने वाली बात, तो साहब अटल जी ने कभी अपने जमाने में नहीं कहा कि मेरे परिवार के व्यक्ति को टिकट चाहिए। तो कांग्रेस की सोच है, टिकट अलग चीज है, परिवार को सम्मान देना अलग चीज है। क्यों? अनूप मिश्रा जी मध्य प्रदेश में जो उनके भांजे हैं वो मंत्री हैं कि नहीं, मंत्री रहे कि नहीं? तो जो व्यक्ति क्षमता से आएगा, ये नहीं कि आप कहेंगे परिवार के सब व्यक्तियों को करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सोच थी, और ऐसी बात सोचना अटल जी के गरिमापूर्ण विराट व्यक्तित्व के साथ अन्याय करना है। अब मैं इस पे आता हूं। रही बात इसकी, देखिए, अटल जी भारत की राजनीति के कुछ मामलों में एक अद्भुत नेता है। नंबर 1, एकमात्र ऐसे नेता हैं जो 34-35 साल की युवावस्था में, जिसको प्रधानमंत्री भविष्य में होगा, ये उस समय के भारत के सबसे बड़े और विराट व्यक्तित्व वाले नेता पंडित नेहरू ने कह दिया हो। 40 साल तक देश ने उनमें प्रधानमंत्री की झलक देखी। यह सौभाग्य किसी देश के किसी व्यक्ति को नहीं प्राप्त हुआ। पहले व्यक्ति जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में विदेश मंत्री के रूप में जाके हिंदी बोली, पहले व्यक्ति जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष रहते हुए सरकारी डेलीगेशन का नेतृत्व करके जिनेवा में 1995 में पाकिस्तान को जवाब देने का काम किया, वो पहले नेता जो प्रधानमंत्री बनने के बाद पोखरण में विस्फोट किया। और यह दुनिया में पहला वाकया था जब सीआईए को पता नहीं लगा कि दुनिया में किसी देश ने विस्फोट कर दिया हो। और भारत की गठबंधन सरकार पहला कार्यकाल पूरा करने वाले वो व्यक्ति, गांधी नेहरू परिवार के बाहर एकमात्र व्यक्ति अतुल कुमार अंजान, अधिक इस देश में प्रधानमंत्री अतुल कुमार अंजान, सुधांशु त्रिवेदी जी बड़ी बड़ी बातें गिना रहे हैं अटल जी के अचीवमेंट की। इसलिए इस प्रकार इसलिए उनके अस्थि कलश को देश भर में ले जाना जायज है, ये उनका तर्क है। अतुल जी, सुमित अवस्थी जी, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने स्वयं और आपके चैनल ने
स्मृति शेष अटल जी पर बहुत कार्यक्रम किए और बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम किए, और एक दो कार्यक्रमों में मुझे भी आपने अवसर दिया अपनी बात रखने का। मैं आज कुछ वह नहीं कहना चाहता जो मैं कह चुका हूं आपके साथ बैठकर अटल जी के संबंध में, अटल जी के व्यक्तित्व के संबंध में, उनकी विराटता के संबंध में। राजनीतिकरण करना या छीछा लेदरीकरण करना ये उचित समय नहीं है, ये समय के बाद मैं बात करूंगा इसके बारे में। मैं आज भी मैं श्रद्धा के साथ नतमस्तक होकर के स्मृति शेष अटल जी को याद करता हूं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं जी कि क्या अटल जी ने ये बात कही थी? ये सब मैं कुछ दिनों के बाद चर्चा में कहूंगा, आज भी नहीं कहूंगा। क्या उन्होंने ये सब बात कही थी? क्या उनकी अंतिम इच्छा थी? ये भी मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं आपसे जरूर इतना कहना चाहता हूं कि अभी हमारे मित्र छोटे भाई सुधांशु त्रिवेदी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उनको जवाहरलाल नेहरू जी ने, ये होता है बिना राजनीति के और सोच करके देश हित में जो समझ में आए उसका बोलना। पंडित नेहरू विराट व्यक्तित्व के थे, इसलिए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा कि यह एक दिन जरूर भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, संसद के अंदर कहा। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, थोड़ा समय लग रहा है, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आप इस बात को क्यों भूल रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने आखिरी संदेश के लिए अपना, जिसको कहते हैं कि हलफनामा दे दिया मृत्यु के बाद। उन्होंने कहा था कि मेरी राख को हिमालय के पर्वतों में और देश की 2-3 नदियों में प्रमुख में बहा दिया जाए। बहाया गया उनका, वो लिख के गए थे, वो उनका टेस्टमेंट था, वो उनका अंतिम इच्छा थी। और इसके लिए फिर आप कहेंगे कि कम्युनिस्टों को बड़ा कुछ नेहरू से एक अजब किस्म का प्रेम था। उसको ध्यान में रखते हुए कामरेड कैफी आजमी ने एक बड़ी तवील नज्म लिखी है जो सुमित जी आपको भी याद होगी, जिसे ख्वाजा अहमद अब्बास ने नौनिहाल फिल्म में मोहम्मद रफ़ी ने जिसको गाया था, कि जिसको उन्होंने कहा था कि एक फूल मैंने सीने में सजा रखा है, मेरी आवाज़ सुनो, प्यार का राज सुनो, मैंने एक फूल जो सीने में लगा रखा है उसके हिस्से में तुमको छिपा रखा हूं। उसमें उन्होंने आगे कहा, क्यों रोते हो मेरी लाश के ऊपर खड़े होकर के नौजवानों से, तुमको आज जाना है यहां से बहुत आगे। मैं एक बात ये कह रहा हूं कि अटल जी की ये सारी चीजों को लेकर चलना ठीक है। आज अच्छा होता कि अगर सरकार ये फैसला करती कि केरल के अंदर जो बाढ़ पीड़ित हैं, जो 7 साल तक कोई जमीन पर अब खेती नहीं होगी, सिर्फ 9.5% खेती बच गई है, जो 9.5% जमीन है, बाकी सब धूल और बालू से भर गई है। 2000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार अटल जी की स्मृति में केरल के कायाकल्प के लिए देती है, तो मैं समझता कि बहुत अच्छा कार्य है और करना भी चाहिए। मैं एक सुझाव भी सुमित जी आपके माध्यम से दे रहा हूं। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं सुधांशु जी कि अटल जी जैसे निष्कलंक बहुत आदमी हैं, बहुत सुंदर उनकी बात थी, बहुत है, लेकिन उनके हाथ के कलश उन लोगों के हाथ से जाने चाहिए जो बहुत साफ हों, पाक हों, जो ईमान के प्रति हो, जो निष्कलंक हो, उस हाथ से कलंक जाए। तब तो एक बात में कि भारतीय राजनीति का वो निष्कलंक जो व्यक्ति अतुल जी ने जो राजनीतिक आरोप लगाए वो तो आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बात बताइए, क्या ये बात सच है? पंडित नेहरू ने तो अपनी अंतिम इच्छा जताई थी कि उनकी अस्थियों के साथ क्या होना चाहिए। क्या वाजपेयी जी की वैसी कोई अंतिम इच्छा थी? और थी तो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है वो? और अगर नहीं थी तो फिर ये इसको अगर राजनीतिक तौर पर सियासी तमाशा कह रही है विरोधी आपके, तो क्या गलत कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं इसका बिंदुवार जवाब देता हूं। एक जो उन्होंने केरल के बारे में कही, केरल के बारे में पूर्णतः सरकार संवेदनशील है। पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी गए थे, फिर जब स्थिति और विकराल हुई प्रधानमंत्री गए, 600 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिया है। परंतु मैं ये भी कहना चाहूंगा, यह बात भी केरल की दुखद घटना के साथ निंदनीय है कि कोई सांसद जाकर संयुक्त राष्ट्र संघ में कहे कि हमें मदद की जरूरत है, कि क्या भारत सरकार के अंदर इतनी क्षमता नहीं है? इस बात की भी आलोचना होनी चाहिए। किसी भी त्रासदी का राजनैतिक उपयोग ये होता है। अब मैं अटल जी के विषय पे लौट के आता हूं। साहब, पंडित नेहरू जी ने वो बात कही थी, पर पंडित नेहरू के विषय में तो ये कहा जाता है ना कि वो तो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे, बहुत ही वैभवशाली समृद्ध परिवार में पैदा हुए थे। अटल जी कई वर्ष पहले से वो बेड रिडन हो गए थे, इस कारण से वह स्थिति नहीं थी। पर अटल जी ने अपना जीवन कैसे शुरू किया? संघ के प्रचारक बन के उन्होंने कहा, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। तो पूरे देश को जिस प्रकार से उनकी कविताओं से लेकर उनके उद्बोधन तक में ये बात उभर के सामने आई, इसमें गलत क्या है? अब याद करिए, मुझे याद है, अगर उस स्तर का कोई व्यक्ति अभी रिसेंट हिस्ट्री में अगर कुछ हुआ है तो इंदिरा गांधी जी थी। ईमानदारी के साथ स्वर्गीय राजीव गांधी जी का वो स्तर नहीं बन पाया था। इंदिरा जी की अस्थियों को लेकर क्या हुआ था? अरे 15 दिन में चुनाव घोषित कर दिए गए थे
और मुझे भी याद है, मैं स्कूल में पढ़ता था, लखनऊ के बेगम पार्क में, अतुल कुमार अंजान जी को याद होगा, इंदिरा जी के अस्थि कलश लाकर कई दिन रखे गए थे, बाकायदा बड़े बड़े कार्यक्रम हुए थे, कवि सम्मेलन हुए थे, और उसके बाद उनकी यात्रा निकाली गई थी। तमाम लखनऊ के मोहल्लों से लोग जाते थे। तो मैं कहूंगा राजनीति ये होती है कि आपने देखा कि किसी की दुखद मृत्यु हुई और आपने 2 हफ्ते के अंदर चुनाव की घोषणा करवा दी। 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई और 24 दिसंबर 1984 को चुनाव हो चुके थे। आचार्य जी, आप नहीं में सर ला रहे थे, और क्या इंदिरा गांधी के वक्त पर कांग्रेस ने उनकी अस्थियों के साथ सियासत नहीं की थी? क्या ये फैक्ट सही नहीं है? नहीं, मैं एक बात सुमित जी यहाँ कहूँ सुधांशु जी की बात पर कि 1980 में इंदिरा गांधी चुनी गई थी और 84 में उनकी मृत्यु हुई थी, लिहाजा चुनाव बिल्कुल लोकसभा के सन्निकट थे। ये नहीं सही है कि राजीव गांधी को बना दिया गया फौरन। राजीव गांधी तो संसद के सदस्य भी नहीं थे, जैसी जो भी स्थिति हो रहे होंगे, लेकिन चुनाव सन्निकट थे, चुनाव होना था। 15 दिन पहले चुनाव हो गए, उसमें कौन सी खास बात है? ये बात तो सच्चाई है, कई दिनों तक अस्थि कलश रखे गए थे कांग्रेस के मुख्यालय में, ये भी फैक्ट है। अतुल जी, लेट प्रमोद कृष्ण जवाब देने दीजिए। प्रमोद जी, नहीं, अस्थि कलश रखे गए होंगे, उन्होंने भी 1985 में ड्यू थे। इंदिरा गांधी ने भी वसीयत की थी कि नेहरू की तरह मेरी भी वसीयत की जाए। ठीक है आचार्य जी, 85 जनवरी में आचार्य जी को बोलने दीजिए ना, 85 जनवरी में ड्यू थे। ठीक है आचार्य जी। सुमित अवस्थी जी में बहुत ही 85 में ड्यू थे शांति के साथ। भाई सुधांशु जी और अतुल अंजान जी बहुत ही प्रकांड पंडित हैं, विद्वान हैं, बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत बड़े नेता। मेरी प्रार्थना सुन लें, मुझे भी बोलने का मौका दे दें। सुमित अवस्थी जी, अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत पर बात करना सूरज को दिए दिखाने जैसा है। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति पूरे भारत के अंदर श्रद्धा है, पूरी दुनिया में श्रद्धा है, और उनके निधन से लेकर के उनकी अस्थि विसर्जन तक के जितने कार्यक्रम हुए हैं, मैं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रद्धा को भी सराहना करना चाहता हूं उनकी, कि जिस तरह से उनके पार्थिव शरीर और उनकी अंतिम यात्रा में उन्होंने पैदल चल करके एक मिसाल कायम करी, पूरे भारत के हमारे आगे आने वाली नस्लों को एक मैसेज दिया। लेकिन मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी से है, प्रकांड पंडित हैं, विद्वान हैं। शास्त्रों में हमारे लिखा है कि वित्तं च नृप्तं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। सुधांशु जी, आप विद्वान हैं, राजा देश में पूजा जाता है, विद्वान सर्वत्र पूजा जाता है। क्या अस्थि विसर्जन के बाद पूरे विधि विधान और कर्म कांड के पश्चात उनकी अस्थियां जो हरिद्वार में मोक्षदायिनी गंगा में विसर्जित की गईं, जिसमें वह परिवार और वो मुखाग्नि देने वाली उनकी दत्तक पुत्री नमिता भी शामिल रहीं, भारत सरकार के प्रतिनिधि शामिल रहे, उस अस्थि विसर्जन को हम पूर्ण रूप से उनकी अंतिम संस्कार के रूप में मानते हैं। उस अस्थि विसर्जन के बाद में बाकी अस्थियां रोकी क्यों गईं और बाकी अस्थियां किस प्रयोजन से रोकी गईं? बाकी अस्थियों का पूरे देश के अंदर विसर्जन करने के नाम पर अस्थियों का बिखेरना कहा जाएगा। धर्म के दृष्टिकोण से यह विरुद्ध है, ये धर्म के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, क्योंकि अस्थि विसर्जन का पूरा कार्यक्रम विधि विधान से हरिद्वार में संपन्न हो चुका है। बढ़िया बात की हो चुका है, तो अब अस्थि विसर्जन के नाम पर आचार्य जी, आपने धर्म के नाम पर बढ़िया बात की। मैं आऊंगा आप बाकी की बात, सुधांशु जी मौका दूंगा और आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, लेकिन पहले हेडलाइंस लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि जब अस्थि विसर्जन संपूर्ण हो चुका था तो क्या कुछ अस्थियों को रोककर धर्म के खिलाफ काम किया गया? ब्रेक के उस पार लेंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। इसके पहले आगे बढ़े, अब तक के जवाब देख लेते हैं। जनता क्या कह रही है जो इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ी हुई। हमारा सवाल सीधा सा था, क्या अटल की अस्थियों से बीजेपी सियासी फायदा ढूंढ रही है? हाँ कहने वाले 28%, नहीं कहने वाले 72%। और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने हैं। ट्विटर पोल में भी हाँ कहने वालों की तादाद कम है, 26%, नहीं कहने वालों की तादाद ज्यादा है, 74%। लगभग एक जैसा पोल एक मूड दिखाता हुआ कि देश के ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस में इसमें राजनीति कर रही है, अस्थियों के नाम पर जो कुछ बीजेपी कर रही है। शुभ्रास्ता और भदौरिया साहब, मैं आपके पास बारी बारी से आता हूं। शुभ्रास्ता, एक बड़ा इल्जाम आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लगाया ब्रेक के ठीक पहले कि ब्राह्मण की अस्थियों का विसर्जन एक बार होता है और परिवार ने वो हरिद्वार में जाके कर दिया था, फिर यह अस्थियां रोक क्यों ली गई और जगह जगह भेजी क्यों जा रही हैं? इसका मतलब यह राजनीति करने का प्लान था बीजेपी का। सुमित जी, मुझे लगता है धर्म धारण करने की चीज़ है, और जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सत्ता में आने का निर्णय लिया था, राजनीति में आने का निर्णय लिया था,
तभी उन्होंने अपना पूरा का पूरा धर्म देश के प्रति समर्पित कर दिया। तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कर्म कांडों के धर्म से जोड़कर मुझे लगता है इनकी बहुत बड़ी तौहीन होगी। और कुछ प्रवक्ताओं ने यहाँ पर कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे बहुत कष्ट पहुँचता है। इस तरह की बात कही गई कि उनकी बेटी को टिकट ना देना और तमाम तरह की अटकलें लगाई गई। एक तो ये फैक्चुअली सही नहीं है, और दूसरी चीज़ कि लोगों को समझना होगा कि जो एक पार्टी है जो वंशवाद के अगेंस्ट ही जिसका पूरा अस्तित्व है, जो पूरा का पूरा उसका जो एक प्लैंक है वो अलग तरह की पॉलिटिक्स का प्लैंक है, उनको वो उसी तरह की पॉलिटिक्स के पैमाने पे मापने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है काफ़ी गलत चीज़ है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के अस्थि कलश पे इस तरह की राजनीति विपक्ष द्वारा की जा रही है, ये बहुत ही दुखद है। और ये जो ट्विटर पोल जो आपका चल रहा है या जो नॉर्मल पोल जो चल रहा है, इससे एक्चुअली देश का मूड पता चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को हर उन प्रदेशों तक पहुंचाना जिन प्रदेशों को जोड़ने का एक युगांतकारी काम उन्होंने अपने काल में किया, ठीक है, ये तो उनको एक तरह से श्रद्धांजलि देने की श्रद्धांजलि सभा है। मुझे तो ऐसा लगता है जिस तरीके से पूरा देश जुड़ा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ जुड़ी, तो अच्छा तो ये होता कि श्रद्धांजलि सभा में समाजवादी पार्टी अपने लोगों को लेकर जाते, कांग्रेस अपने लोगों को लेकर जाते, तो ये सच्ची श्रद्धांजलि काउंटर दे रहे हैं आचार्य 10 सेकंड सिर्फ 10 सेकंड। तो लफाजी करने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है। हाँ, देखिए सुमित अवस्थी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु के पश्चात, उनके निधन के पश्चात सियासत करो ना करो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर ये कह दिया जाए कि कर्म कांड के खिलाफ, शास्त्र के खिलाफ अटल जी का अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम जो हो गया और उसके बाद ये अस्थि कलश यात्रा चल रही है, तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं ये कहना चाहता हूं सुभ्रास्ता जी से भी और सुधांशु जी से भी, और सुधांशु जी प्रकांड पंडित हैं, मैं बार बार ये कह रहा हूं, इसके बाद मुझे जवाब दें कि पुरोहित समाज से आपने इस बात के बारे में जानकारी ली। शास्त्र के अनुरूप ये बात नहीं है। जब मोक्षदायिनी गंगा में उनका अंतिम संस्कार के रूप में उनकी अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम विधि विधान से संपन्न हो गया, तो उसके बाद अस्थियों को देश में घुमाना कतई धर्म के विरुद्ध है, कतई धर्म के विरुद्ध है। देखिए मुझे ये बहुत गंभीर बात है, इस पे झगड़ा नहीं करना। आचार्य जी एक मिनट, आप जो मर्जी करिए, आप अपने हिसाब से करिए। मुझे आपसे लड़ना नहीं है, मुझे आपसे लड़ना नहीं है, आचार्य जी मेरी बात सुनिए, आचार्य जी मेरी बात सुनिए, बात कर रहा हूँ आचार्य जी आप भी प्रकांड पंडित हैं और आपकी जानकारी के लिए एक दर्शक ने सवाल आपसे पूछा है। अवध शुक्ला नाम है इनका, और इनकी ट्विटर की लेखनी से लगता है कि ये भी पंडित हैं, संस्कृत को और पूजा पाठ को जानते हैं। ये आपसे जानना चाहते हैं कि ब्राह्मण की अस्थियां कम से कम 9 नदियों में विसर्जित करते हैं, ज्यादा से ज्यादा चाहे जितने में कर सके, तो क्या गलत कर रही है अगर भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है? अस्थियों के विसर्जन के तो कार्यक्रम है नदियों में। मैं बताना चाहता हूँ जी, जवाब दीजिए। मैं बताता हूँ, जिस समय मुखाग्नि दी जाती है उसके तीसरे दिन अस्थियों को चुना जाता है। अस्थियों को चुन करके उसी समय यदि 9 नदी के अंदर विसर्जित किया जाएगा तो उसी समय कलश चलेगा, और शाम होने से पहले उनकी अस्थि का पूरा विधि विधान से उसका विसर्जन किया जाएगा। ये नहीं कि मोक्षदायिनी गंगा में 4 दिन पहले अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम कर दिया, उसके बाद फिर अस्थियां बचाई क्यों? क्या उस पुरोहित को ये आपने बताया कि हम इनकी अस्थि बचाना चाहते हैं? वो जो अस्थियां हैं उनका स्नान गंगा जल में किया जाना चाहिए था। क्या उनका स्नान, जो अस्थि बची उनका गंगा जल में स्नान कराया गया? अदरवाइज तो ये बहुत बड़ा पाप है, गुनाह है और धर्म के खिलाफ है। वो अस्थि विसर्जन नहीं कहा जाएगा जो ये लोग कर रहे हैं। बीजेपी ने पाप किया। सुधांशु त्रिवेदी में आपसे जवाब लूंगा, लेकिन अनुराग भदौरिया से बात करने के बाद, शास्त्रार्थ करने को अनुराग भदौरिया, क्या बीजेपी इस पूरे मामले में पाप और पुण्य के खेल में सियासत में फंस गई है? एक मिनट, ये घटिया शब्दों का प्रयोग ना करें। मैं नहीं सुन रहा हूं, आप भी मत सुनिए। आपका भविष्य उज्जवल है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुराग भदौरिया काफी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आचार्य जी, अनुराग भदौरिया का नाम लिया मैंने। आचार्य जी, शुभ रास्ता जी, 1 मिनट। अनुराग भदौरिया मुझे लगता है कि जिन्होंने वाजपेयी जी के बारे में नहीं जाना है उनकी बात करते। उन्होंने कहा था, मुझे याद है, कि मैं बहुत व्यथित होता हूं, बहुत परेशान होता हूं, चिंतित होता हूं, व्याकुल होता हूं जब समाज के अंदर नफरत फैलाई जाती है। जब समाज में जाति और धर्म के नाम के दंगे होते हैं तो मेरा दिल भर आता है। मैं चाहता हूं समाज एक दूसरे से मिलके रहे, क्योंकि ये देश तभी आगे बढ़ेगा जब आपस में हिंदू, मुस्लिम और जाति धर्म के लोग आपस में मिलके और प्यार मोहब्बत से समाज तो के अंदर रहेंगे। ये उनका संदेश था। से उसका क्या मतलब? या मैं उसी पे आ रहा हूं
तो ये अस्थि कलश की जो बात कर रहे हैं इन्होंने जिंदा रहते हुए, तो अभी सुब्राष्टा जी भी कह रही थी कितना वाजपेयी जी का सम्मान किया था। मुझे याद है शायद बीजेपी के प्रवक्ता भूल गए हैं कि करुणा शुक्ला जी को वाजपेयी के टाइम में महिला का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था और उनको टिकट दी गई थी, वो बिलासपुर से जीती थी। और जब भारतीय जनता पार्टी, जब वाजपेयी जी कमजोर हुए तो सबसे पहले अगर उन्होंने निकाला था करुणा शुक्ला जी को ही निकाला था। वो भाग के कांग्रेस में गई बेचारी, तब जाकर कांग्रेस से टिकट पे उन्हें मौका मिला लड़ने का। ये उनके परिवार का सम्मान नहीं कर पाए। और वो वंशवाद की बात बता रही थी, तो उनसे पूछो जहां वो बैठी हैं क्या रमन सिंह के बेटे नहीं आते वंशवाद में? मैं उनसे पूछना चाहता हूं राजनाथ सिंह के बेटे वंशवाद में नहीं आते हैं कि खाली वाजपेयी जी की भतीजी वंशवाद में आती थी? क्या वसुंधरा राजे बेटा का वंशवाद में नहीं आता है कि वाजपेयी जी की भतीजी वंशवाद में आती थी? अरे कितने नाम अनुराग ठाकुर वंशवाद में नहीं आते क्या? ठीक है अनुराग, आपकी बात का जवाब लेते हैं। सम्मान नहीं कर पाया, आप खाली कलश लेके आप देखिए मैं पूरा कह रहा हूं वाजपेयी जी के आदर्शों, परिवार की बात पे मैं इस संवेदनशील विषय के ऊपर उनके विचारों को समाज बोलना अवॉइड करना चाहता था। असली शांति होगी। जी सुधांशु जी, देखिए मैं इस परिवार के संवेदनशील विषय पे कहने से बचना चाहता था, परंतु यदि बार बार कह रहे हैं तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, कोई कांग्रेस में चला जाए तो अटल जी की विरासत का उत्तराधिकारी होने का अधिकार खो देता है। उसके बाद कोई नैतिक और राजनैतिक अधिकार नहीं बनता कि वो कहे कि मैं अटल जी की विरासत का उत्तराधिकारी हूं। वह पार्टी जिसके संस्थापक जनसंघ में से एक अटल जी और 1980 में अटल जी। देखिए साहब, अच्छे और बुरे दौर जीवन में बहुत आते हैं, ऐसी बात नहीं है। अरे तो अरे भाई मैं कह रहा हूं, क्यों आप कह रहे हैं? अटल जी ने कभी परिवार की बात कही और फिर मैंने कह दिया यदि कांग्रेस में कोई चला गया तो फिर अटल जी की विरासत का विषय समाप्त हो गया। अरे अटल जी ने उनको महिला अध्यक्ष बनाया था। भाई हम तो ये कहना चाहेंगे, क्यों बताइए? दी थी, वो लोकसभा का सदस्य चुन के आई थी, शायद आप भूल गए हो। अटल जी ने उनको टिकट दी थी, आज आपने उनकी टिकट काट दी। जनाब अटल उनको आपने सम्मान नहीं दिया। उस समय राजनाथ सिंह की राष्ट्रीय अध्यक्ष जाना पड़ा। उस समय राजनाथ सिंह की राष्ट्रीय अध्यक्ष आप अनु मिश्रा जी की बात कर रहे हो। अटल जी किसी के लिए नहीं बोलते थे। अटल जी ने आज तक, लोकसभा में देखिए ये बात मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं, चूंकि 6 वर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी रहे, इसलिए मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं अटल जी ने कभी किसी को टिकट देने के लिए नहीं कहा। किसी अपने परिवार के व्यक्ति को कैसे कहेंगे बनाने के लिए? ये बात कहकर भदौरिया जी अटल जी का अपमान कर रहे हैं कि उन्होंने अपने परिवार के किसी व्यक्ति के लिए कहा। करुणा शुक्ला जी को मिला था वो उनकी क्षमता और योग्यता के आधार पर मिला था। भदौरिया जी एक मिनट, भदौरिया जी एक मिनट, सुधांशु जी एक मिनट के प्रति असम्मान। भदौरिया जी, सुधांशु जी एक मिनट, एक के साथ एक नहीं बोलिए प्लीज, एक के साथ एक नहीं बोलिए। भदौरिया जी, शुभ्रास्ता आपकी बात का जवाब देना चाह रही है। शुभ्रास्ता मैं आऊंगा, आप सबके पास आऊंगा। शुभ्रास्ता जवाब देना चाह रही है। सुधांशु जी मैं आऊंगा, सुमित जी मैं आऊंगा। ये जो पूरा का पूरा डिबेट है ये वंशवाद पे है नहीं, और अगर वंशवाद पे होता भी तो मैं भदौरिया जी को बता दूं कि उनके वक्तव्य से इस देश की जनता तय नहीं करेगी कि कौन सी पार्टी वंशवाद में विश्वास रखती है, कौन सी पार्टी नहीं रखती। ये सबके सामने, ये सबको पता है कि कल समाजवादी पार्टी का उत्तराधिकारी कौन होगा, और वहाँ लालू प्रसाद यादव के जो उत्तराधिकारी पुत्र हैं वही राजनीति चलाएंगे। कितना भी कुछ हो जाए, राहुल गांधी ही प्राइम मिनिस्टर पद के दावेदार होंगे। तो देश की जनता को ये आपसे समझने की जरूरत नहीं है भदौरिया जी। और जहां तक बात रही धर्म की, तो मैं दोबारा से स्पष्ट कर दूं कि मैं एक हिंदू हूं और मेरे शास्त्र, मेरे वेद की व्याख्या मैं अपने हिसाब से करूंगी। कोई भी बिचौलिया मुझे वो क्रिश्चियन वर्ल्ड की तरह या इस्लामिक वर्ल्ड की तरह बीच में आकर बताएगा नहीं कि ये है धर्म की व्याख्या और आप इसका पालन करो। उनकी वो अपने धर्म का पालन करें, मैं अपने धर्म के पालन करने के लिए संतुष्ट हूँ। ये बात मेरा हिंदुत्व और मेरा हिंदू धर्म मुझे सिखाता है। इसीलिए कोई भी टीवी पैनलिस्ट अपनी सीमा में रहकर मेरे धर्म की व्याख्या करे, और ये पाप है या पुण्य है इसकी ठेकेदारी अपने सर के ऊपर कर दिया। अनुराग एक मिनट, अनुराग आप सबके बीच में बोल रहे हैं, आप शांत ठीक थे। सुधांशु जी, अब मैं बोल सकता हूं। सुधांशु जी के पास एक मिनट। सुधांशु जी, आचार्य प्रमोद कृष्णमो, सुधांशु जी, आचार्य जी ने बड़ा इल्जाम लगाया कि ये पाप कर दिया आप लोगों ने, आपने अस्थियों को पूरी तरह विसर्जित ना कर उसको रोक कर पाप कर दिया। जवाब दीजिए इस बात का जो आचार्य जी ने कही। जी देखिए मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। देखिए जब हम धार्मिक पूरे आयोजन या कर्मकांड की बात करते हैं तो मैं पूरी विनम्रता से कहूंगा कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद दशम संस्कार, जिसे सामान्य भाषा में 10वां कहते हैं, उसके बाद त्रयोदश, जिसे सामान्य भाषा में 13वीं कहते हैं, 13वीं के ब्रह्म भोज के बाद वह प्रक्रिया समाप्त होती है, और अंतिम रूप में 1 वर्ष के बाद होने वाली
एक जिसको बरसी कहते हैं सामान्य भाषा में, उसके बाद समाप्त होती है। तो इस प्रक्रिया के दौरान जो विसर्जन और अन्य प्रक्रियाएं हैं वो समय और सुविधा के अनुसार की जाती रह सकती हैं। जो आचार्य जी ने प्रश्न उठाया वो तकनीकी दृष्टि से सही था, उसका तकनीकी दृष्टि से मैं उत्तर दे रहा हूं। परंतु यदि हम यह प्रश्न उठाएंगे तो पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, यदि नेहरू जी ने यह कहा था कि मेरी अस्थियों की राख पर्वत पर, फेंकना वर्ड उचित नहीं रहेगा, प्रक्षेपित कर दी जाए, तो ये तो हिंदू धर्म के अनुसार सरासर गलत है। ये तो बहुत ही गलत बात थी। हमारे यहां पर्वत पर अस्थियों की राख को प्रक्षेपित करने का कोई विधान नहीं। दूसरी मैं बात कह दूं कि जिस समय राजीव गांधी जी की मृत्यु हुई, दुखद मृत्यु हुई, इंदिरा जी तक समझ में आता था, तो हमारे सनातन परंपरा के अनुसार तो पिता का जो धर्म है वो पुत्र का धर्म है। तो भैया राजीव गांधी जी का पूर्ण सनातनी वैदिक ढंग से जो संस्कार हुआ उस पर आपका क्या कहना है? और अंतिम एक और बात कहूंगा, किसी के प्रति असम्मान नहीं व्यक्त करना चाहता। पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जब डेथ हुई तो क्या कहा गया? उनको समाधिस्थ किया गया। आचार्य जी को पता होगा हमारे यहां समाधि सिर्फ शंकराचार्यों और अन्य की होती है, और समाधि आसन की अवस्था में होती है, यानी जिसे सामान्य भाषा में दफनाना कहते हैं, ऊर्ध्वाधर बैठे हुए अवस्था में आचार्य जी जवाब दीजिए जल्दी जाती है। किस प्रकार से लेटी हुई अवस्था में बनी हुई को समाधि नहीं कहते। इसलिए इन तकनीकी चीजों में जाना मेरे विचार से ऐसे सभी विराट व्यक्तित्वों के साथ न्याय करना नहीं। जवाब सुनते हैं। आचार्य जी का आपने सवाल पूछा, आचार्य जी का जवाब जल्दी से। आदरणीय सुधांशु जी, मुखाग्नि, कलश यात्रा, अंतिम संस्कार, अस्थि विसर्जन ये शास्त्र के विषय हैं, सियासत के विषय नहीं है। अस्थि विसर्जन और अंतिम संस्कार ये मोक्ष और सदगति के लिए किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक नेहरू जी की बात आपने की, नेहरू जी ने इच्छा व्यक्त की कि मेरा अस्थि विसर्जन कर देना। इसका मतलब उन्होंने शास्त्र के हिसाब से वो काम नहीं था। मैं नेहरू जी की अस्थि विसर्जन को भी शास्त्र के विरुद्ध मानता हूं। मैं शास्त्र की बात करना चाहता हूं। जहां तक आपने गांधी की बात की, महात्मा गांधी की जो समाधि की बात की, यहां अग्नि समाधि, भू समाधि और जल समाधि, 3 प्रकार की समाधियां हैं। यदि व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो चुका है, मुखाग्नि दी जा चुकी है, उसके अस्थि कलश को गंगा में स्नान करके कहीं भी समाधि पर ले जाना शास्त्र के संगत है, ये शास्त्र कहता है। लेकिन एक बार अस्थि विसर्जन का संस्कार होने के बाद, पूर्ण होने के बाद उनकी अस्थियों को जगह-जगह ले जाना, वो भटकाना है, अस्थि विसर्जन। आचार्य जी तकनीकी बातों में चीजों को ना उलझाया जाए। कुल मिलाकर सियासत हो रही है। कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है इस चुनावी मौसम में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कि कहीं ना कहीं बीजेपी स्कोर कर लेगी इन तस्वीरों को दिखा के। जैसे कि इंदिरा जी के वक्त में, राजीव जी के वक्त में कांग्रेस ने काम किया था, वो काम बीजेपी कर रही है। और यही बात सोच के कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है। मैं एक ब्रेक यहाँ ले रहा हूँ। नहीं, डेरिया साहब के पास आना पड़ेगा। ब्रेक के उस पार ये जाना बहुत जरूरी है कि क्या बीजेपी को अभी भी अटल जी की तस्वीर की जरूरत है इन 3 राज्यों में इतने सालों तक शासन करने के बाद। ब्रेक के उस पार आगे बढ़े उसके पहले जनता के नतीजे देख लेते हैं जो लाइव डिबेट में हमारे साथ जुड़ी हुई है। क्या अटल जी की अस्थियों से बीजेपी सियासी फायदा ढूंढ रही है? हाँ कहने वाले 24%, नहीं कहने वाले 76%। ट्विटर पोल के नतीजे आपके सामने स्क्रीन पर है। हाँ कहने वाले 25%, नहीं कहने वाले 75%। दहिरिया साहब, ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि बीजेपी राजनीति नहीं कर रही है, कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस इस मामले को तूल देकर जबरन इसको सियासी जामा पहनाने की कोशिश कर रही है। आप अटल जी, आप इंदिरा गांधी की अस्थियों के साथ देश भर में घूमे तो ठीक है, आप राजीव गांधी की अस्थियों को नदी में प्रभावित करें तो ठीक है, बीजेपी क्यों नहीं कर सकती? और अटल जी को तो आप भी नेता मानते हैं ना, बहुत तारीफ कर रहे थे अभी आप, तो आप श्रद्धांजलि सभा रख लेते। किसने मना किया था आपको? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में जिस तरह से अटल नगर नया रायपुर का नाम दिया गया है, इसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जब हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी ने उसका शिलान्यास किया, उस समय इन लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर उनका वहां पर विरोध किया था। उस अटल नगर आज वीरान है। हम तो कहते हैं वो रायपुर शहर का नाम अटल जी के नाम पे करे। उस वीरान शहर का जहां कोई रहता नहीं, 11 बजे से लेकर 5 बजे तक खाली मंत्रालय और काम होता है, वहां कोई रहता, ना मुख्यमंत्री रहता, ना मंत्री रहते, ना सचिव रहते। इस जगह का नामकरण उन्होंने अटल नगर किया है। हम तो चाहते हैं कि वो उनको अच्छी जगह पे यहाँ रायपुर शहर का नाम अटल शहर रख दे।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है। और हमारे छत्तीसगढ़ निर्माण में हमारे महान विभूतियों का जो एक काम करिए डेरिया साहब, माता जी आप तो जिम्मेदार पोजीशन पे हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। शिव कुमार जी मेरा सवाल सुनिए। अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है, अभी अक्टूबर नवंबर में हो रहा है, तो आप रायपुर का नाम अटल नगर रख देंगे? ये देश से वादा कर रहे हैं, देश से वादा कर रहे हैं आप कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते? देखिए, प्रजातंत्र में जनता मालिक होती है। अब क्या हो गया? अब क्यों पलट गए? प्रजातंत्र में जनता मालिक होती है। अब क्यों पलट गए? जनता जो निर्णय करती है उसको हम सबको मानना पड़ता है। साहब, अभी तो आप मांग कर रहे थे, अब आप जनता पे चले गए। देखिए, हम अटल जी का सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो जीते जी, आप लाइव डिबेट में ऐसे पलट जाते हैं। सम्मान नहीं कर पाई। आज आप आडवाणी जी की क्या स्थिति है? शुभ रास्ता, देखिए आडवाणी जी की क्या स्थिति है आज भारतीय जनता पार्टी में? आडवाणी जी को प्रधानमंत्री, अरे भाई, आपकी पार्टी के तमाम बुजुर्गों के नाम गिनाऊंगा मैं। सुमित जी, इनको अगर ये भारतीय जनता पार्टी की मीमांसा बंद कर दें तो मैं इनसे एक बहुत ही पॉइंटेड सवाल पूछना चाहती हूँ। इस देश में 100 से अधिक संस्थाएं गांधी परिवार के नाम पर हैं। इस देश में 60 से अधिक योजनाएं, परियोजनाएं गांधी परिवार के नाम पर हैं। चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए इनके मन में इतनी अगाध श्रद्धा है और इतना प्रेम टपक रहा है, तो क्या उसमें से आधी संस्थाओं का नाम ये अटल जी के नाम पे कर देंगे? क्या उसमें से आधे से अधिक योजनाओं का नाम ये अटल जी के नाम पे कर देंगे? चलिए, आधा नहीं करते, 1/4 का भी नाम कर देंगे। ये बताएं, आज कांग्रेस पार्टी अपनी पॉलिटिक्स यहाँ पर क्लियर कर दे, देश की जनता भी समझ जाएगी कि राजनीति कौन कर रहा है। अटल जी का सम्मान नहीं किया। अटल जी का सम्मान तो बताइए ना शिव कुमार जी, बताइए, कमिट कर दीजिए ना। आप लोगों ने बुला दिया है, उसको मार्गदर्शक मंडल में डालकर उसका अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी उनका, अरे आप अटल जी की बात कीजिए। अभी अटल जी के नाम पे आप राजनीति करना चाह रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ भाई साहब, अरे भाई शिव कुमार जी, अपनी योजनाओं और परियोजनाओं का नाम या जो भी संस्थाएं हैं उनका नाम आप अटल जी के नाम पे कुछ समर्पित करना चाहेंगे क्या? अनुराग भदौरिया, आप बोलना भी चाह रहे हैं। मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी तमाम योजनाओं का नाम, तमाम शहरों का नाम, तमाम सड़कों का नाम इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के नाम पर करके तो जायज है, और ये अगर अटल जी के नाम पर कुछ काम कर ले तो नाजायज है। ये दोहरा मापदंड क्यों होना चाहिए? नहीं, सुमित जी, एक चीज तो क्लियर हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी आज का चेहरा खो चुकी है अपना। अब वो डरी सहमी हुई है। अब अटल जी के सहारे अपनी नैया पार कराने की कोशिश कर रही है। ये तो तय है कि 5 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया। वो इतना डर गए हैं, उनको पता है कि अब उनका चेहरा नहीं बिकेगा। जो उनके सीएम, उनका चेहरा नहीं बिकेगा, मोदी जी का चेहरा नहीं बिकेगा। अब वो चाहते हैं कि हम अस्थि कलश के सहारे ही कुछ कर लें, कुछ नैया पार लगा लें, कुछ अपनी जमानत बचा लें। अब ये उसमें आ गए। बस ये तो साफ क्लियर हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की नैया डूब चुकी है। अब वो अटल जी के नाम पे कुछ राजनीति करके अपने आप को बचाना चाहते हैं। इतनी सी बात क्लियर हो चुकी है सुमित जी। अब आप परेशान मत होइए सुब्रा जी, पूरी दुनिया ने देख लिया। अगर आपने काम किया होता तो आप इतना परेशान होकर नहीं इधर उधर घूम रहे होते। अनुराग जी को याद अपने नेता को याद करना, सम्मान दिलाना, इसको क्यों चुनाव से जोड़ रहे हैं? नेता देश भर में चुनाव थोड़ी हो रहे हैं। विचार को नहीं याद कर रहे हैं, ये नेता के विचार को नहीं याद कर रहे हैं। अगर अटल जी के विचार को याद करें, अटल जी की इच्छाओं को याद करें, अटल जी की जो सोच थी उसको अनुराग भाई, तो अच्छी बात है। अनुराग भाई, आप जिनके नाम पर बैठ के यहाँ बयानबाजी कर रहे हो ना, वो अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर अखिलेश यादव ने ट्वीट की है। अखिलेश जी की शादी में आशीर्वाद देने अटल जी गए थे और मुलायम सिंह मुझे इस तस्वीर में पीछे खड़े हुए हैं। कैसी बात कर रहे हो आप अनुराग भाई? समझो इस बात को। अटल जी की स्वीकार्यता तमाम पार्टियों के बीच में थी और उनके अंतिम संस्कार में हमने देखा भी। मेरा ये कहना है अनुराग भदौरिया, आपने कभी कांग्रेस की आलोचना नहीं की, आप अटल जी की आलोचना क्यों कर रहे हैं? अटल जी की सोच को ये उसको नहीं मान रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी की मार्केटिंग करना चाहते हैं, भगवान के नाम की करते हैं, गंगा के नाम की करते हैं। सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुधांशु जी। सुमित जी, देखिए, कांग्रेस में समस्या यह है कि गांधी नेहरू परिवार के बाहर एक ही प्रधानमंत्री हुए जो दिवंगत हुए, स्वर्गीय नरसिम्हा राव। उनका क्या सम्मान किया? एआईसीसी के ऑफिस में उनका शव तक नहीं रखा गया। अन्य जो पूर्व कांग्रेसी प्रधानमंत्री दिवंगत हुए हैं, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और श्री नरेश गुजराल, उनके साथ कितना सम्मान किया वो सबने देखा है। तो अगर उसकी तुलना में अटल जी का सम्मान किया है, जितना कर दिया उतना ही बहुत है। यह अटल जी के व्यक्तित्व का प्रभाव था, पर अटल जी के इस कार्य को
राजनीतिक दृष्टि से विघ्न में डालना उचित नहीं है, क्योंकि अटल जी ने 21वीं सदी में आचार्य जी और अनुराग जी आपने आचार्य जी का नाम लिया बनाना चाहिए। आचार्य मैं जी के एक पंक्ति के साथ ही समाप्त करना चाहूंगा। सुधांशु जी रुकिए, अटल जी की एक पंक्ति है कि सुधांशु जी रुकिए, एक मिनट, आचार्य जी बोल रहे हैं। अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का अस्त्र बनाने, सुधांशु हड्डियां गलाएं, आओ मिलकर दिया। त्रिवेदी जी बोलिए आचार्य जी। सुधांशु त्रिवेदी जी, सुमित जी, अस्थि कलश यात्रा निकालना गलत नहीं है, लेकिन विसर्जन के बाद अस्थि कलश यात्रा नहीं निकलती है। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जैसी पुण्य आत्मा पर के नाम पर मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, सियासत की बात नहीं कर रहा है। सवाल अरे ये कांग्रेस को बोलिए ना, कांग्रेस कह रही है सियासत कर रही है बीजेपी। बीजेपी एक अकेली ऐसी पार्टी है जो धर्म को जानती है या धर्म को जानने का दावा करती है। ऐसी महान भूल बीजेपी से कैसे हो गई? अरे भाई आप कांग्रेस से भी कुछ पूछ लिया करिए, कांग्रेस के नेताओं से भी कुछ पूछ लिया करिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस के लोगों ने शुरू किया ये कहना कि वाजपेयी जी की अस्थियों के नाम पर देश में राजनीति की जा रही है। अटल जी की अस्थियां कहीं भी जाएंगी तो अटल जी तो देश के नेता थे, उनका सम्मान करना देश के नागरिकों का काम है। और अगर वहां जाकर श्रद्धांजलि सभाएं हो रही है तो ये काम तो कांग्रेस और बीजेपी के तमाम विरोधी भी कर सकते थे। अगर अटल बिहारी वाजपेयी को इतना सम्मान करते थे, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और क्यों उनकी अस्थियों के नाम पर अब ये छिछोरी और ओछी राजनीति देश में करने की कोशिश की जा रही है? कुल मिलाकर अटल जी की अस्थियों के नाम पर राजनीति गर्म है और चुनाव जिन राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, वहां पर तो कुछ ज्यादा ही राजनीति देखने को मिलने वाली है। इस नोट पर सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। चलते हैं किशोर के पास, 100 बात की एक बात के लिए। गुड नाइट।